गुड मॉर्निंग। Good morning. हाय, हाउ आर यू? Hi, I'm fine. आर यू टाइप वन और यू आर अ केयर गिवर? Caregiver. ओके, ओके, ओके। सो आप दोनों अपना इंट्रोडक्शन दो। हर्षदीप, हर्षदीप, आर यू देयर? कोई बात नहीं, अब हम आपसे बात स्टार्ट Hello, करेंगे। ma'am. हाय। Well, actually, I'm at my college right now, so I won't be able to keep my camera on. Is it ओके, okay? ओके, 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 नो इशू, नो इशू। जस्ट आई वांट दी Okay. इंट्रोडक्शन कि Yes, ma'am. कब से टाइप वन है, क्या इंसुलिन यूज कर रहे हो? Okay. So, hello, ma'am. My name is Harshit Jala. I am using Nova Rapid insulin, and currently I am using insulin pump. Uh, और डायबिटीज मुझे 4 साल से 5 साल से है। ओके, ओके। तेजल जी, आप बताइए कि बेटा है, बेटी है, क्या है? और हाँ, कब से है डायबिटीज एंड क्या इंसुलिन यूज कर रहे हैं? ओके। उस मोनार्क नाम है उसका। सन है मेरा। ओके, ही इज 9 years old एंड उसको लास्टली 3.5 years से है शुगर। और अभी मैं उसको बेजाग्लार और एपिड्रा 2 इंसुलिन यूज कर रही हूँ। ओके, 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 दैट्स ग्रेट। हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एक्चुअली कार्ब काउंटिंग, राइट? तो या आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि व्हाट इज अ कार्ब काउंटिंग? थोड़ा सा लिटिल बिट मैंने वो टाइप 1 शुगर डायबिटीज का जो ग्रुप है उसमें थोड़ा सुना था ओके। कि थोड़ा जैसे फाइबर सलाद वगैरह खा के फिर कार्ब काउंटिंग करते हैं उसका थोड़ा जस्ट लिटिल बिट नॉट मोर देन दैट। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। आई एम डॉक्टर रुचिता मेहता। आई एम होम्योपैथ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डायबिटीज एजुकेटर सिंस 12 years आई एम प्रैक्टिसिंग। एंड मैं होलिस्टिक वे में प्रैक्टिस करती हूँ। पीपल को डिजीज रिवर्सल में हेल्प करती हूँ, स्पेशली जो प्री डायबिटीज है, जो टाइप 2 डायबिटीज है, थायराइड है, ये सब कंडीशन रिवर्सिबल है। तो वहां पे मैं होलिस्टिक अप्रोच करके उनके डिजीज को रिवर्स करती हूँ। एंड अबाउट द टाइप वन, तो टाइप वन में मैं सिखाती हूँ कि हाउ टू मैनेज, बिकॉज बिकॉज टाइप वन रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी आर हम्म। नॉट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, राइट? यस। सो यहाँ पे मैं ऐसा अप्रोच सिखाती हूँ ताकि आप अच्छे से डायबिटीज को मैनेज कर सके। डायबिटीज होने की वजह से डर रहता है, एक फियर रहता है, हम सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। तो उनको मैं सिखाती हूँ कि हाउ टू थ्राइव। हम जिंदगी कितनी अच्छी तरीके से जी सकते हैं इवन दो वी हैव डायबिटीज। सो ये मेरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड है एंड माय पर्सनल बैकग्राउंड इज आई एम टाइप वन। मुझे 12 साल से टाइप वन डायबिटीज है। मैं अभी ओके। सीजीएम एंड इंसुलिन पंप से मेरा डायबिटीज मैनेज कर रही हूँ विद द हेल्दी लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। सो दिस इज माय पर्सनल जर्नी एंड मुझे पता है कि कितना स्ट्रगल होता है। मैंने होता खुद है। से सीखा है कार्ब काउंटिंग कैसे करना है एंड मैंने अप्लाई किया है, और पता है कि कैसे क्या दिक्कतें आती है। सो यस। आई एम द मतलब हम सेम बोट में हैं, सो आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, राइट? तो करेक्ट माय या। फादर स्टोरी इज, मेरे पापा को भी टाइप वन डायबिटीज था। एंड उस टाइम पे वी हैव नो नॉलेज ये डायबिटीज क्या होता है, इतने टाइप टू होता है, टाइप वन होता है, प्री डायबिटीज, कुछ भी नॉलेज नहीं था। हम्म। बट हाँ, हम्म। सिर्फ इतना पता था कि पापा को डायबिटीज है एंड वो इंसुलिन लगा रहे हैं। बट हाउ टू हम्म। मैनेज वी डोंट नो, क्योंकि ओके। इतना नॉलेज ही नहीं था। एंड नहीं बिकॉज ऑफ था। दिस नॉलेज नहीं था, बहुत ही स्ट्रगल किया। एवरी 2 to 3 months उसको हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ता था बिकॉज ऑफ हाई शुगर एंड द कीटोन्स डेवलप एंड द थिंग। हम्म। नाउ मुझे पता चल रहा है कि वो कीटोन डेवलप की वजह से उनको एडमिट किया जाता था किया इन जाता ऑल था। द थिंग्स, राइट? उसकी वजह से उनको कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुए हम्म। एंड किडनी फेलियर हो गया, रेटाइनोपैथी हो गया, न्यूरोपैथी हो गया। सो मैंने उनकी जर्नी, उनका स्ट्रगल देखा है।
एंड वी आफ्टर ऑल वी लॉस्ट हिम बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशंस। तब ओके। रियलाइज हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हाँ। गड़बड़ है। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, आते हैं, वो बोलते वो प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं, इतना इतना इंसुलिन हम्म, लगाना है। बट वो इंसुलिन सही के बात है। साथ खाने का क्या कनेक्शन है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसका सिर्फ लिस्ट आता था कि इतनी हम्म। इतनी चीजें, यू आर डायबिटिक तो आपको नहीं खाना है। तो पापा ने पूरी लाइफ रोटी सब्जी के अलावा और कुछ खाया नहीं। बट ये डायबिटीज रोटी सब्जी से ऊपर है। हम सब सही कुछ बात। खा सकते हैं, हम्म। वो नॉलेज लेने के बाद पता चला। एंड वो नॉलेज हम्म। मैंने कब लिया, जब खुद को डायबिटीज हुआ। जब खुद को डायबिटीज हुआ तो आई वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, 7 मंथ्स ऑफ प्रेग्नेंट। तब मुझे पता चला कि आई वो डायबिटिक। तो एक फियर आया कि पापा की लाइफ देखी है, वो स्ट्रगल देखा है, सो अभी हम्म। सेम चीज मेरे साथ होगा। तो मेरे बेबी का हम्म। क्या, जो अभी लाइफ हम्म। में आया ही नहीं है, तो उसका क्या। हम्म। मतलब वो हमने देख जो जिया है वही दिमाग में आता है कि अभी तो मेरी लाइफ भी नहीं रहेगी, हम्म। मैं भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास भी अभी 5-6 साल ही है, ये वो बहुत ज्यादा दिमाग चलने लगा। हम्म। तब रियलाइज हुआ कि नेगेटिव सोचने की जगह पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि ये आ गया है तो भी उसको कैसे हैंडल किया जाए। हैंडल किया जाए। राइट, वो सीखा। वो सब कुछ मैंने सीखा, मेरी लाइफ में अप्लाई किया। ना वो 12-13 साल से मुझे डायबिटीज है, बट माई HbA1c ऑलवेज 6.5 to 7 के बीच में। सो दिस इज द रीजन ऑफ कि हमने नॉलेज लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। यहाँ से भागे नहीं कि डायबिटीज है तो अभी कुछ नहीं कर हम्म। सकते, ये नहीं वो नहीं। वो वहां से भागे नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया। एंड दैट इज वाई मैंने मैंने देखा है बहुत सारे स्ट्रगल। बिकॉज पहले मैं भी एक्ट्रा पेट पे थी, बहुत ज्यादा हाइपो हो जाना, कार्ब काउंटिंग क्या वो पता ही नहीं था। राइट, तो बहुत स्ट्रगल मैंने देखा, बहुत फियर महसूस किया। सो यही रीजन की वजह से अब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जो मैंने किया, मैंने जो सफर किया है, वो और कोई ना करे, और वो भी नॉलेज ले। और डायबिटीज है तो क्या है, जिंदगी तो आराम से जी सकते हैं। सो वही पर्पस है कि मैं अभी ये काम कर रही हूँ, लोगों को कोचिंग देना, कि मेरी स्ट्रगल से मैंने जो सीखा है वो आपको सिखा पाऊँ। हम्म। राइट, इसीलिए मेरा मिशन मिशन एंड विजन यही है कि न्यूट्रिशनिस्ट हो या हेल्थ कोच हो या केयर गिवर हो, सबको डायबिटीज का नॉलेज देना, सही हम्म। नॉलेज देना। क्योंकि आज के जमाने में सबको सेम ही है कि डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है, बट इन टाइप 1 इट इज नॉट पॉसिबल। हम्म। और सब ये चक्कर में पड़ जाते हैं कि नहीं, डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है तो मेरे बेटे का भी हो जाएगा, मेरा खुद का हो जाएगा। बट नो, आपको क्लियर नॉलेज लेना जरूरी है कि टाइप 1 इज नॉट रिवर्सिबल। और इसकी वजह से मैं हेल्थ कोच और न्यूट्रिशनिस्ट को भी ट्रेन कर रही हूँ, क्योंकि वो गलत इंफॉर्मेशन आगे ना पहुंचाए। वो गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करेंगे, क्योंकि न्यूट्रिशनिस्ट के पास ज्यादा लोग जाते हैं नाउ टू मेक अ डाइट प्लान, हम्म। और वो हम्म। ट्रैप हो जाता है। वो बोल देते हैं कि नहीं, डायबिटीज आपका रिवर्सल है, फिर आप फंस जाते हो। सो मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ ही मैं ठीक करूं, यहाँ ही उनको मैं नॉलेज दूं कि कैसे, कौन सा डायबिटीज रिवर्सल है, कौन सा डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। उनको ही मैं नॉलेज दूंगी, ताकि वो आगे ऐसे गलत तरीके का अवेयरनेस नहीं पहुंचाए। सो आई हैव स्टार्टेड अ स्कूल जहाँ पे हम्म। हेल्थ कोच, न्यूट्रिशनिस्ट, डॉक्टर्स, जैसे कि होम्योपैथ, आई एम होम्योपैथ, जैसे होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी हम्म। कई तरीके से ऐसे गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं कि होम्योपैथिक से हम्म। डायबिटीज ठीक हो जाएगा। बट अरे भाई, हम्म। कौन सा ठीक होगा वो तो आप बताओ। सो ऐसे हम्म। डॉक्टर्स, ऐसे आयुर्वेद डॉक्टर्स, ऐसे नेचुरोपैथ जो गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, उनको मैं मेरी स्कूल में नॉलेज देती हूँ कि कैसे, कौन से डायबिटीज पे पॉसिबल है। और यही विजन के साथ कि वो भी आगे मुझे गलत अवेयरनेस नहीं जो फैलाना है उसमें मेरा साथ देंगे। हम्म। तो उसकी वजह से हर एक डायबिटीज, वो बच्चा हो या बड़ा हो, उसको सही तरीके का नॉलेज मिल सके। क्योंकि वो ये चीज मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी, बहुत सारा मिथ फैला हुआ है। सो आई वॉन्ट अ आर्मी कि मेरे जैसे ही लोग हम्म। सोचे और वो लोग आगे नॉलेज दे। बढ़ इसी गई। इसी पर्पस की वजह से मैंने डायबिटीज स्कूल लॉन्च किया है,
नाउ आई एम हम्म, प्लानिंग टू चेंज द नेम डायबिटीज आजादी। हम्म, इसमें दो पर्पस है, एक तो जो टाइप प्री डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, एंड जो टाइप 1 है उसको आजादी से जीने की उम्मीद जगा सकते हैं, कि अगर इवन दो यू हैव अ टाइप 1, आप आराम से जिंदगी जी सकते हो। सो ये पर्पस के साथ मैंने ये स्कूल लॉन्च किया है। नाउ वी स्टार्ट अवर जो मेन हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज अ कार्ब काउंटिंग। राइट, मेरी स्क्रीन प्रॉपरली दिख रही है? हाँ दिख रही है। ठीक है, अगर बीच में कोई भी क्वेरी कंफ्यूजन है तो यू कैन रेज योर हैंड या अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क, ठीक है? क्योंकि ओके। वही ट्रेंड में अगर आप पूछोगे तो इमीडिएटली वो इजीली रिजॉल्व हो जी। सकता है। हाँ। राइट, सो व्हाई नीड्स कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग? कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग क्यों जरूरी है? हम ऑलवेज बोलते हैं, डॉक्टर्स भी ऑलवेज बोलते हैं, कोई भी आप डायबिटीज एजुकेटर को भी देखोगे ऑलवेज, वो कभी भी प्रोटीन काउंटिंग, फैट काउंटिंग ऐसा नहीं बोलते हैं। सब लोग एक ही चीज बोलते हैं, कार्ब काउंटिंग। क्यों जरूरी है? किसके लिए जरूरी है? इट इज एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल्स ऑन मल्टीपल डेली इंसुलिन इंजेक्शंस। मल्टीपल डेली इंसुलिन इंजेक्शन, दैट इज बेसल बोलस थेरेपी। टाइप 1 डायबिटीज को अच्छे से मैनेज करना है तो आपको बेसल बोलस थेरेपी लेना ही पड़ेगा। सो यू मतलब आपका जो बेटा है वो बेसल बोलस थेरेपी पे ही है। बेसल बोलस थेरेपी मतलब क्या? दो टाइप की इंसुलिन, एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन और एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, जो 24 घंटे में एक दिया जाता है और खाना खाने से पहले दिया जाता है। तो दिस इज अ बेस्ड थेरेपी। कभी कभार क्या होता है, जिसके पास पैसा नहीं है या जिसको इतनी समझ नहीं है, वो लोग 50-50 या 30-70 इंसुलिन लेते हैं। तो दैट इज नॉट अ करेक्ट वे। टाइप 1 को मैनेज करना है तो बेसल बोलस थेरेपी इज कंपल्सरी, या तो फिर इंसुलिन पंप थेरेपी। ये दो थेरेपी बेस्ट है टाइप 1 को अच्छे से मैनेज करने के लिए। सो बेनिफिट्स ऑफ कार्ब काउंटिंग क्या है? तो बेटर ग्लाइसेमिक इंडेक्स, बेटर बेटर ग्लाइसेमिक कंट्रोल, आपका कंट्रोल अच्छे से हो, जो विद इन टाइम इन रेंज हो, उसके लिए कार्ब काउंटिंग जरूरी है। ग्रेटर डाइटरी ओ, फ्रीडम, अभी कार्ब काउंटिंग नहीं करते हैं तो खाने खाने का फ्रीडम नहीं है। हम्म, ओके। एक मिनट। इंसुलिन पंप के बारे में अगर लाइक अभी वो ना मैंने जस्ट फर्स्ट टाइम अभी उसको सीजीएम यूज किया था। लास्ट वीक में ही यूज किया था। तो उसने 10 दिन में वो निकाल दिया, इरिटेट होके, परेशान होके। तो इंसुलिन पंप के बारे में मैं काफी टाइम से सोच रही थी इसके रिगार्डिंग कि मैं उसको उसके ऊपर यूज करूँ। तो मतलब वो कंफर्टेबल होगा उसको कि वो इजी रहता है यूज करना, इजी रहता है, वो इजी थेरेपी? रहता है, इजी रहता है। क्यों इजी रहता हुँ, है? क्योंकि आपको इंसुलिन पंप थेरेपी इज बेसिकली, मैं थोड़ा सा ओवर, क्योंकि ये आउट ऑफ हमारा टॉपिक के बाहर जा रहा है, बट फिर भी मैं हुँ, थोड़ा सा आपको ओवरऑल गाइडेंस दे सकती हूँ कि मल्टीपल जो डेली थेरेपी इंसुलिन होता है ना, उसमें क्या होता है, आपको मिनिमम 4 to 5 टाइम्स इंसुलिन इंजेक्ट करना पड़ता है। हुँ, इंसुलिन पंप थेरेपी थ्री थ्री डेज में एक ही बार पंचर करना है। हुँ, दैट इज अ वन पॉइंट। सो वो बच्चे अच्छा। के लिए बहुत ज्यादा इजी होता है, क्योंकि उनको दिमाग में होता है कि ये 3-4 बार मम्मा प्रिक करे, ये बेटर है एक ही बार प्रिक करो, दिन में 3 दिन में एक बार। राइट। सेकेंड थिंग कि यहाँ पंप पे आपको क्या आजादी है, कि जो लॉन्ग टर्म इंसुलिन लेते हो आप, वो एक बार लगा लिया, वो 24 आवर्स वर्क करेगा। बल्कि यहाँ इंसुलिन पंप पे क्या है कि वी कैन मैनेज दैट इन ईच एंड एवरी आवर। लाइक सुबह 11 से 10 के बीच में, सुबह 11 से 12 के बीच में उसको इंसुलिन रिक्वायरमेंट कितनी है, उस हिसाब से ही जाएगा। लाइक 20 यूनिट सपोज वो लगा रहा है, तो 20 यूनिट आप एट अ टाइम लगाते हो, वो इंसुलिन पंप में एट अ टाइम नहीं लगाना है। वो डॉक्टर्स या हम हुँ, डायबिटीज एजुकेटर्स जो है वो देखते हैं आपका खुद का पैटर्न, और उस हिसाब से पर आवर कितना यूनिट जाना चाहिए, वो वहां पे सेट होता है। सो उसकी वजह से हाइपो होने का चांसेस कम हो जाता है। मैं कम। मेरा खुद का एग्जांपल लूँ तो मैं पहले लैंटर्स यूज करती थी, लैंटर्स एंड दी एक्ट्रापेड यूज करती थी। अभी लैंटर्स में क्या होता है, रात को 10 बजे लैंटर्स लगा दिया, सपोज कि मेरा 40 यूनिट्स उस टाइम पे चल रहा था, तो 40 यूनिट्स मैंने लगा दिया रात को 10 बजे। अभी मेरा जब भी मैं ये क्लिनिक अवर्स में, क्योंकि मैं सुबह में वर्कआउट करती हूँ, सुबह में मेरा 1 घंटा वर्कआउट होता है, उसमें 5-6 किलोमीटर वॉक करती हूँ या तो फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अल्टरनेटिव।
सो वो जो वर्कआउट करती हूँ इसकी इफेक्ट मुझे अभी आती है, मतलब 11 से 1 के बीच में मेरा शुगर ऑलवेज डाउन हो जाता है। सो वो जो फ्रीडम है, वो आपका वो इंसुलिन उसमें नहीं है जब पेन यूज करते हम्म। हैं। अभी मैं पंप यूज कर रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ, उसमें मैंने सेट कर दिया है कि 11 से 1 बजे तक मेरे बॉडी में इंसुलिन डिलीवरी नहीं जाएगी। इट्स अ जीरो यूनिट। अपने आप पंप बंद हो जाता है 11 बजे, 1 बजे अपने आप वापस शुरू हो जाता है। सो यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट कम है, इवनिंग में हम्म। मेरी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो वहां पे मैं पर आवर 1 यूनिट, 1.2 यूनिट, 1.3 यूनिट ऐसा मैं डिसाइड करके उसमें डाल सकती हूँ। तो 40 यूनिट्स एट अ टाइम लेने की जगह पे 24 आवर्स में कैसे डिवाइड करना है वो फ्रीडम इंसुलिन थेरेपी में मिल जाता है। ओके। सो दैट इज अ मेजर डिफरेंस। हम्म। इसके आगे बहुत सारे हैं बेनिफिट्स, बट दिस इज अ मेजर हम्म। डिफरेंस। मुझे। ओके, सो नाउ बैक टू द टॉपिक कि कार्ब काउंटिंग क्या बेनिफिट्स क्या है। तो बेटर ग्लाइसेमिक कंट्रोल, ग्रेटर डाइटरी फ्रीडम, जो भी खाना है खा सकते हो, क्योंकि आपने कार्ब अच्छे से काउंट किया है, तो कितना इंसुलिन लेना है वो हमको पता चलता है। और उसकी वजह से लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। एंड कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस इन द फूड चॉइस, क्योंकि फिक्स नहीं होता। हम इंसुलिन डोज फिक्स लेते हैं तो खाना भी फिक्स करना पड़ता है। अगर हमको जो खाना है मन करता है वो खाते हैं तो कार्ब काउंटिंग होगा, तो ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छे से होगा। सो व्हाई फोकस ऑन कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द 3 मेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या करता है बॉडी में, हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मैं लो कार्ब कभी भी सजेस्ट नहीं करती हूँ। टाइप 1 डायबिटीज है तो कार्ब नहीं खाना है, नो, इट इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करने की बजाय कैसे खाना है वो लर्न करना है, बिकॉज वो मेन सोर्स है। प्रोटीन एंड फैट वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, और वो प्रोटीन और फैट से ज्यादा रोल निभाता है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को फोकस किया जाता है। So carbohydrates have the greatest impact on the blood sugar because कार्ब्स जैसे ही हम खाना खाते हैं, खाना खाने में जो कार्ब्स होते हैं वो इमीडिएटली ब्रेक डाउन हो जाता है इन अ ग्लूकोज ड्यूरिंग डाइजेशन। सबसे पहले इसका कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होता है, और इसकी वजह से जब जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ, शुगर में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में चला जाएगा एंड वो क्विकली राइज कर देगा ब्लड शुगर को within 15 to 60 minutes of the eating। कार्बोहाइड्रेट ऐसी चीज है कि वो सबसे पहले, सबसे इजी ब्रेक डाउन होता है इन डाइजेशन। सेकेंड ब्रेक डाउन होता है दैट इज अ प्रोटीन, विद इन 3 to 4 आवर्स लगता है उसको ब्रेक डाउन करने में। एंड द फैट वो सबसे लॉन्ग, वो 6 आवर्स 7 आवर्स लगता है फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए। कार्ब्स इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है इमीडिएटली ब्लड में, उसकी वजह से शुगर बढ़ जाता है। इसीलिए कार्ब इतना इंपॉर्टेंट है, कार्ब काउंटिंग करना इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाना खाने के बाद जो इमीडिएट स्पाइक आएगा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन जो ग्लूकोज में हुआ है, उसकी वजह से इमीडिएट जो खाना खाने के लिए बाद जो स्पाइक आएगा, अगर हम वो अच्छे से इंसुलिन लगाएंगे तो वो स्पाइक नहीं आएगा। And that is why it is important to count the carbs. Okay. Next is protein and fat। मैंने आगे आपको बताया प्रोटीन एंड फैट आर स्लोली, बहुत ही स्लोली स्लोली वो डाइजेस्ट होता है। प्रोटीन 3 to 4 आवर्स लगाता है एंड दी फैट 6 to 7 आवर्स लगाता है। तो वो इतना जल्दी, जितना कार्ब स्पाइक करता है इतना जल्दी वो स्पाइक नहीं करेगा, क्योंकि वो ब्रेक डाउन होने में टाइम लगता है। वो ब्रेक डाउन होने में टाइम लगेगा तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, इसीलिए कार्ब इज मोर इंपॉर्टेंट टू काउंट प्रोटीन और फैट की जगह पे। एंड थर्ड थिंग इज कि हमारा खाना जो है उसमें कार्ब हम सबसे ज्यादा लेते हैं। एज अ इंडियन हम लोग सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं, और जितना कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उतना हम इंसुलिन को
लगाना पड़ेगा, क्योंकि जितना कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे उतना इंसुलिन का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, राइट। क्योंकि इंसुलिन ही ऐसी चीज है जो ग्लूकोज को ब्लड में से लेके सेल तक ले जाएगा टू प्रोवाइड द एनर्जी। इसके अलावा और कोई चीज हमारे बॉडी में नहीं है। जो ब्लड में शुगर आया है उसको सेल तक ले जाने के लिए एक ही चीज काम करेगा, दैट इज अ इंसुलिन। ठीक है। इसकी वजह से कितना इंसुलिन आप लगा रहे हो, कितना कार्ब खा रहे हो, वो मैच करना जरूरी है। वो मैच करेंगे तो ही हम स्पाइक को रोक सकेंगे। ठीक है। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो प्रिवेंट करेगा। बहुत ज्यादा ओवरडोज लिया तो हाइपो हो जाएगा, कम डोज लिया तो आपका शुगर स्पाइक दिखेगा। ठीक है। सो समरी, इस पे क्या हम समरी कर सकते हैं कि इफ यू वांट स्टेबल ब्लड शुगर लेवल्स, स्पेशली आफ्टर द मील्स, आफ्टर द मील्स, जो खाना खाने के बाद का शुगर हमको कंट्रोल करना है, तो कार्ब काउंटिंग इज मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ ट्रीटमेंट। So, by learning which foods contain carbs, how to measure them, how they affect your glucose levels, you will gain more confidence and control over your health. राइट। तो उसके पहले, कार्ब्स का डिटेल में जानने से पहले हम इंसुलिन के बारे में जानते हैं, टाइप्स ऑफ इंसुलिन। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है कि दो तरीके के इंसुलिन होते हैं। जो खाना खाने से पहले लेते हैं दैट इज अ बोलस इंसुलिन, एंड खाना खाने के बाद लेते हैं उसको बेसल इंसुलिन। मतलब 24 घंटे में एक बार जो लगाया जाता है उसको हम बेसल इंसुलिन बोलते हैं, राइट। वो जानना बहुत जरूरी है। अभी बेसल इंसुलिन का पर्पस क्या है? बेसल इंसुलिन का जो क्या पर्पस है कि वो स्लोली वर्क करेगा, स्टेडीली वर्क करेगा। आप खाना नहीं खा रहे हो, उसके बाद भी आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम बेसल इंसुलिन लगाते हैं। ठीक है। हम खाना नहीं खाते हैं फिर भी हमारा बॉडी शुगर बनाता है। कहाँ से? लीवर से। हमारे बॉडी में लीवर के अंदर ग्लूकोज स्टोर किया जाता है, लाइक अ सेविंग अकाउंट। कि हम जब खाना नहीं खाएंगे, रात को सो जाते हैं, तो हम 8-10 घंटा खाना नहीं खाते हैं, कभी कभार हम फास्टिंग कर लेते हैं, तो उसी टाइम पे भी तो हमारे बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि उनके बॉडी में, हमारे बॉडी में सब चलाना है। उसको हार्ट को चलाना है, हार्ट बीट्स चलाना है, राइट। किडनी को फंक्शन करना है, ब्रेन को फंक्शन करना है। तो ये सब में भी एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कैसे, वहां कहाँ से मिलेगी? जो हमारा सेविंग अकाउंट है दैट इज अ लीवर। तो लीवर में से वो ग्लूकोज रिलीज होता है। अभी लीवर को ग्लूकोज कितना रिलीज करना है वो उसको नहीं पता है। वो अपने हिसाब से करता ही रहता है, करता ही रहता है। इसीलिए जब भी हम खाना नहीं खाते हैं फिर भी हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो वो शुगर को कंट्रोल करने के लिए हम जो इंसुलिन लगाते हैं दैट इज अ बेसल इंसुलिन। वो खाना खाए या ना खाए वो इंसुलिन कंपलसरी लगाना ही होता है। हम उसको सिंपली लैंग्वेज में बोल सकते हैं दैट इज अ बैकग्राउंड इंसुलिन। बैकग्राउंड में वो इंसुलिन चलता ही रहता है। एंड ऐसा नहीं है कि इट्स फॉर टाइप ओनली टाइप 1 डायबिटीज। जो नॉन डायबिटिक पर्सन है उसके बॉडी में भी ये चलता ही रहता है। वो पेनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस करता ही रहता है, जो लीवर ने ग्लूकोज प्रोड्यूस किया है उसको मेंटेन करने के लिए। हमारे बॉडी में भी ऐसे दो टाइप के इंसुलिन प्रोड्यूस होते हैं। जब खाना खाते हैं तब भी पेनक्रियास से इंसुलिन निकलता है, एंड जब ये ऐसे लीवर के ग्लूकोज को मैनेज करना है तो उसके लिए भी कंटिन्यूस इंसुलिन प्रोड्यूस होता रहता है। बट यहाँ पे नाम हम इसलिए रखते हैं कि ताकि कंफ्यूज ना हो जाए कि खाना खाने से पहले कौन सा लगाना है और 24 घंटे में एक बार कौन सा लगाना है। इसीलिए नाम दिया गया है दैट इज अ बेसल इंसुलिन एंड सेकेंड इज अ बोलस इंसुलिन। सो बेसल इंसुलिन किस के नाम क्या है जनरली? तो लैंडस, लेवेमर, ठीक है, ट्रेसिबा, इंसुलाटार, ये सब बेसल इंसुलिन है जो रात को एक ही बार, कभी कभार कोई लोग रात को लगाते हैं, कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो ब्रेकफास्ट के टाइम पे लगाते हैं। ठीक है। कभी कभार शुगर ज्यादा कंट्रोल में नहीं आती है तो ये डोज को स्प्लिट भी किया जाता है, मतलब दिन में 2 बार लगाया जाता है।
वो डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल पेशेंट कि हाँ, मैं उनकी 2 बार यूज रिक्वायरमेंट करती हूँ। कैसा है। ठीक है। एंड ये सुबह की फास्टिंग शुगर लेवल जो हाई आती है उसको प्रिवेंट करता है, बट ये खाना खाने वाली शुगर को कवर नहीं करेगा। सो खाना खाने के पहले आपको इंसुलिन लगाना पड़ेगा, अलग इंसुलिन लगाना पड़ेगा, दैट इज अ बोलस इंसुलिन। एंड हम्म। बोलस इंसुलिन दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग एंड द रैपिड एक्टिंग। इसका पर्पस क्या है? तो खाना खाने के बाद जो शुगर स्पाइक होता है उसको कंट्रोल करना। ठीक है। टू कवर द कार्बोहाइड्रेट, जो हमने खाना कार्बोहाइड्रेट खाया है जो ग्लूकोज में इमीडिएटली कन्वर्ट होगा और उसकी वजह से जो इमीडिएट स्पाइक होगा उसको कवर करने के लिए बोलस इंसुलिन दिया जाता है। एंड द सेकेंड पर्पस, इन बिटवीन, खाना खाने की इन बिटवीन मतलब आपने डिनर लंच खा लिया, डिनर खा लिया, इसके बीच में भी आपका शुगर कभी कभार बढ़ जाता है, तो उसको करेक्ट करने के लिए, वो शुगर लेवल को डाउन करने के लिए अगेन बोलस इंसुलिन दिया जाता है। वहां पे बेसल, उसको हम करेक्शन डोज बोलते हैं, वहां पे बेसल इंसुलिन नहीं लिया जाता, वहां पे बोलस इंसुलिन ही लिया जाता है। एंड द बोलस इंसुलिन जो मैंने बोला शॉर्ट एक्टिंग एंड द रैपिड एक्टिंग, तो जो शॉर्ट एक्टिंग है दैट इज एक्ट रैपिड। ठीक है। नोवा रैपिड है दैट इज अ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। एपिड्रा इज अ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। हुमालोन इज अ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। एंड फिएप्स इससे भी रैपिड से भी ज्यादा फास्ट काम करता है, दैट इज अ फास्टर एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है। दैट इज अ बोलस इंसुलिन। तो इसका की पॉइंट्स क्या है? खाना खाने से पहले लेना है, वर्क्स क्विकली, तो 15 से 20 मिनट के गैप में लेना है, डिपेंड्स ऑन योर विच इंसुलिन यू आर। सपोज कि आप फीएप्स पे हो तो खाना खाने की मतलब इंसुलिन लगाया और इमीडिएटली आपको खाना खाना है, क्योंकि वो फास्टर एक्टिंग है। नोवा रैपिड है तो 10-15 मिनट पहले, खाना खाने से 10 से 15 मिनट पहले इंसुलिन लगाना है, क्योंकि उनकी एक्शन क्या है, वो 10-15 मिनट के बाद बॉडी में स्टार्ट होगा। और एक्ट्रापिड, एक्ट्रापिड ऐसा इंसुलिन जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, उसको बॉडी में काम करने के लिए एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स चाहिए। सो वो कब लगाना होता है? खाना खाने से 30 या 45 मिनट्स बिफोर। तो खाना खाने के बाद का शुगर लेवल आपको अच्छे से मैनेज करना है। तो दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट, सिर्फ कार्ब काउंटिंग से नहीं होगा। दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट कि आपका इंसुलिन क्या है, आपका बोलस इंसुलिन क्या है वो समझो। रैपिड एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है कि फास्टर एक्टिंग है, उसके अकॉर्डिंग इंसुलिन लगाओ। नोवा रैपिड है तो 15 मिनट पहले, फिएप्स है तो इमीडिएटली, एक्ट्रापेड है तो 30-40 मिनट्स का वेट करना है। ठीक है। रोल ऑफ इंसुलिन इन कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग, people with type 1 diabetes depend on external insulin, we know that, right? They often follow a basal bolus regime। मैंने आपको बताया कि basal bolus is a very good option to manage the type 1 diabetes, because बॉडी में ही ऐसा basal bolus टाइप का ही होता है। वो एक्चुअली हमारे बॉडी में जैसा इंसुलिन रिलीज होता है ऐसे वर्क करता है। सो कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग हेल्प्स मैच द राइट इंसुलिन डोज, स्पेशली द बोलस इंसुलिन डोज, कि आपने कितना अमाउंट में कार्ब खाया है उतना अमाउंट में आपको इंसुलिन लगाना है। हाउ इट वर्क्स, बिफोर ईटिंग द पर्सन काउंट्स द ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आप कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट का खा रहे हो वो काउंट करना है। उसके बाद क्या करना है? इंसुलिन टू कार्ब रेशियो कैलकुलेट करना है। इंसुलिन टू कार्ब रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है मैं आगे आपको समझाऊंगी। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो इंसुलिन आया है वो इंसुलिन आपको लेना होता है, या तो आप पेन से ले रहे हो या तो इंसुलिन पंप से ले रहे हो। एंड उसके बाद चेक करना है कि आपका शुगर लेवल कितना मैनेज हो रहा है आफ्टर द मील। तो दिस इज द प्रोसेस, कार्ब काउंटिंग करके हम कैसे इंसुलिन लगाते हैं और कैसे खाना है। ये अप्रोच से आपका खाना खाने के बाद का ब्लड शुगर स्पाइक्स नहीं होगा। हाइपोग्लाइसीमिया भी यहाँ पे कम हो सकते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्टली काउंट करके देते हैं। एंड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है खाने की चॉइस की, और उसकी वजह से HbA1c लेवल इंप्रूव होता है।
सो बेसिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो उस काउंटिंग के पहले मैं ये चीज बताना चाहती हूँ कि कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। सो डेली कैलोरी के हिसाब से 50% कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। दैट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। वो टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, हेल्दी पर्सन हो, थायराइड हो, वॉट एवर द डिजीज कंडीशन, कार्बोहाइड्रेट 45 to 55% डेली होना ही चाहिए। तो ही आपकी बॉडी अच्छे से काम कर पाएगी, तो ही उसको अच्छे से एनर्जी मिल पाएगी। और यहाँ पे हम लो कार्ब लो कार्ब लो कार्ब नो, 50% तो एटलीस्ट कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलनी चाहिए। और जो डेली कैलोरी है उसका प्रोटीन कितना होना चाहिए, तो 15 से 20%। एंड फैट कितना होना चाहिए, 30 to 35%। और उसे थोड़ा लेस भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप 1200 कैलोरी का डाइट ले रहे हो, तो उसमें से 600 कैलोरी, 600 कैलोरी 50% कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए। तो आप जब अपने बच्चे की प्लेट प्रिपेयर करते हो, इस हिसाब से प्रिपेयर करना है कि उसको 50% कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज ही इज इन ग्रोइंग स्टेज, उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। वो हमारे जैसा नहीं है कि एट अ टाइम एक जगह पर बैठ के ही काम करेगा, उसका एक्टिविटी लेवल ज्यादा है। राइट, स्कूल में भी वो एक जगह पे बैठते नहीं है, वो भागा भागी होता है, तो उनको वो एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। सो कार्बोहाइड्रेट्स को ओमिट नहीं करना है, 50% कार्बोहाइड्रेट उसको देना ही देना है। हाउ मेनी कार्ब्स एज अ एडल्ट, एज अ चिल्ड्रन कैसे होता है? तो अगर आप एडल्ट हो, तो मील, जो मेन मील हमारा होता है, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड द डिनर, दैट इज अ मेन मील। तो उसमें एटलीस्ट 45 to 60 ग्राम ऑफ कार्ब्स होना चाहिए। एंड इन बिटवीन जो मील लेते हो, मिड मॉर्निंग लेते हो, इवनिंग में लेते हो, उसमें 15 से 30 ग्राम ऑफ कार्ब होना चाहिए, इफ यू आर अ एडल्ट। एंड इफ यू आर अ चाइल्ड 6 to 12 years, तो 30 to 60 ग्राम कार्ब्स पर मील। एंड 12 से ऊपर का बच्चा है तो 60 to 90 ग्राम्स कार्ब्स पर मील। एंड ये, दिस इज अ जनरलाइज गाइडलाइन। बट उसके ऊपर अभी आगे देखना पड़ेगा, उसकी एज कितनी है, उसका वेट कितना है, उसका एक्टिविटी किड लेवल कितना है, वो कौन सा इंसुलिन ले रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट दिस इज अ जनरल गाइडलाइन के इतना तो देना ही है। और हम टोटली ओमिट करने चलते जा रहे हैं इन टाइप 1, तो वो नहीं करना है। ठीक है। अभी हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स कौन से हैं? ये कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट पर वो कहाँ से मिलेगा, कौन से फूड से मिलेगा? तो ये उसके लिस्ट है कि ग्रेन्स, ब्रेड, राइस, नूडल, ओट्स, इसमें हाई कार्ब है। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, पल्सेस, मूंग हो गया, मूंग दाल हो गया, राइट, लेंटिल, बीन्स, स्प्राउट्स, स्टार्ची वेजिटेबल्स, पोटेटो, स्वीट पोटेटो, याम, पीस, ये सब हाई कार्बोहाइड्रेट वाले फूड है। डेयरी, मिल्क, योगर्ट, बटर मिल्क, सुगर्स, टेबल सुगर, जो जैगरी, हनी, डेजर्ट, ये सब चीज में से कार्ब मिलता है। एंड दिस इज अ हाई कार्ब फूड। ठीक है। लो कार्ब और निग्लिजिबल कार्ब, जिसमें बहुत ही कम मात्रा में, लेस देन 10 ग्राम ऑफ कार्ब्स है, ऐसे चीज क्या है? तो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, जैसे कि स्पिनेच, ककुम्बर, ठीक है, लौकी, ये में बहुत ही कम कार्ब है। लीफी ग्रीन्स, एग्स, सी फूड, ठीक है। फैट, गुड फैट, हेल्दी फैट, दैट इज अ घी, बहुत कम कार्ब है। नट्स एंड सीड्स एंड स्पाइसेस, इसमें लेस देन 10 ग्राम ऑफ कार्ब्स है। ठीक है। तो कौन सी चीज से कार्ब्स ज्यादा मिलेगा, कौन सी चीज से कार्ब्स कम मिलेगा, उसका मैंने आपको एक बताया कि क्या क्या चीज आप कैसे दे सकते हैं। Now, start with the main topic, that is carbohydrate counting. A technique to calculate carbohydrate intake in a meal. It helps adjust insulin doses accordingly.
how to count the carbs. So carbohydrates are measured in two ways. It's the gram of carbs and carbohydrate per serving. एक सर्विंग में कितना कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है उसी तरीके से काउंट कर सकते हो, या तो ग्राम ऑफ कार्ब्स, लाइक मेरे बच्चे ने 15 ग्राम कार्ब खाया, 20 ग्राम कार्ब खाया, दैट वे. सो पर सर्विंग 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट रहता है. अभी ये कार्बोहाइड्रेट को मेजर कैसे करेंगे? तो हमारे घर में कप होता है, स्पून होता है, राइट? तो वो स्टैंडर्ड कप हम यूज करते हैं, स्पून यूज करते हैं, कप यूज कर सकते हैं, बॉल यूज कर सकते हैं. सपोज कि फॉर एग्जाम्पल 1/3 कप ऑफ कुक्ड राइस, तो उसमें कितना ग्राम कार्ब है? 15 ग्राम ऑफ कार्ब्स. तो ऐसे हमारे घर पे ऐसे मेजरमेंट होते हैं. तो वो मेजरमेंट में सपोज कि आपके बच्चे को आप दाल दे रहे हो, तो 1 कटोरी दाल ऐसे दोगे ना, हाफ कटोरी राइस, 1 रोटी या 2 रोटी, 1 कटोरी सब्जी. तो ये दिस इज अ जनरल कि हम ऐसे ही मेजर करते हैं, हम ग्राम में नहीं मेजर करते कि मेरे बेटे ने 17 ग्राम रोटी खाई. नो, 1 रोटी खाई, हम ऐसे ही काउंट करते हैं. लाइक फूड स्केल से हम भी काउंट कर सकते हैं, लाइक हम उसको मेजरमेंट करके, लाइक जो छोटा सा वो वेन स्केल, उसके ऊपर रखो रोटी और उसका कितना ग्राम वेट है वो चेक करो. फ्रूट, तो उसके ऊपर रखो कितना ग्राम है, उससे पता चलता है, राइट? तो सेकेंड मेजरमेंट ऐसा है कि हम लोग ऐसे स्केल्स यूज कर सकते हैं. थर्ड है न्यूट्रिशन लेबल्स पढ़ के, अगर अगर की पैकेज फूड है तो उसके ऊपर लिखा गया होता है पीछे कि इसमें तो टोटल कार्बोहाइड्रेट इतना होगा, एडेड शुगर इतना होगा, पर सर्विंग साइज के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, या ग्राम के पर 100 ग्राम इतना होगा, ऐसा लिखा होता है. सो ऑलवेज ऑलवेज न्यूट्रिशन लेबल पढ़ो, ठीक है? और फोर्थ, ये तीन में से कोई भी एक चीज आप अप्लाई कर सकते हो. फर्स्ट मैंने आपको बताया कि 1 रोटी, 2 रोटी, या कप या स्पून, इस तरीके से. सेकेंड थिंग, दैट इज अ स्केल, मतलब कितना ग्राम है वो यूज कर सकते हो. एंड अगर वो बाहर का खाना खा रहा है, पैकेज का फूड खा रहा है, तो न्यूट्रिशन लेबल पढ़ के. उसके बाद उसके बाद कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग एप्लीकेशन यूज करना है. बहुत इजी होता है, बहुत हैंडी टूल्स है, बहुत सारे एप्लीकेशंस अभी अवेलेबल है. माई फिटनेस पाल देख लो, हेल्दीफाई मी देख लो, कार्ब मैनेजर देख लो, माई शुगर, ये सब एप्लीकेशंस बहुत ही पॉपुलर है. आई एम यूजिंग हेल्दीफाई मी. हेल्दीफाई मी एप्लीकेशंस आप डाउनलोड कर दो. इसके अंदर लिखो आपने कैसे मेजर किया है, 1 रोटी, 2 रोटी उस हिसाब से मेजर किया है, या फिर स्केल्स पे मेजर किया है, उसके अंदर डालो. सपोज कि मेरे बेटे ने 1 रोटी खाई, या हर्ष लिखता है कि मैंने 2 रोटी खाई, तो उसके अंदर डाली 2 रोटी. तो वो एप्लीकेशन आपको बता देगा कि ये 2 रोटी में कार्बोहाइड्रेट कितना है, ठीक है? तो ये एप्लीकेशन यूज करना बहुत जरूरी है. एप्लीकेशन में क्या डालोगे? आपके फूड मेजरमेंट, वो 3 तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है? फूड मेजरमेंट डाला, उसके बाद वो बताएगा कि सपोज कि 2 रोटी खाया, 1 रोटी में 17 ग्राम कार्ब होता है. मुझे कैसे पता है? बिकॉज मैं कंटिन्यूसली यूज करती हूँ. अब 3-4 महीने यूज करोगे तो आपको भी रिमाइंड हो जाएगा कि 1 रोटी में कितना ग्राम कार्ब होता है, 1 कप राइस में कितना ग्राम कार्ब होता है, ठीक है? तो मैं जो रोटी हमारे घर पे बनती है उसमें विथ घी, तो उसमें 17 ग्राम कार्ब होता है. एक मीडियम साइज एप्पल खाया तो उसमें 15 ग्राम कार्ब होता है. तो तो ऐसी ऐसी चीजें उसमें डालो कि सपोज के रोटी एप्लीकेशन में डाल दिया आपने कि 2 रोटी खाई, 1 कप राइस खाया, 1 कटोरी दाल खाई, जो भी चीज खा रहे हो वो चीज को वो एप्लीकेशन में डालते जाओ. लास्ट में वो आपको टोटल कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग दे देगा. कार्बोहाइड्रेट कितना, ये पूरे मील में आप कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो वो आपको दे देगा. उसके बाद उसके बाद क्या करना है? हमको निकालना है इंसुलिन टू कार्ब रेशियो.
यानी कि हाउ मच इंसुलिन इज नीडेड पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं तो कितना इंसुलिन लेना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा। एंड दिस इज अ रूल, दिस इज अ फॉर्मूला, दिस इज अ मैथ्स फॉर्मूला, दिस इज अ यूनिवर्सल, सबके लिए सेम ही है। आप इसका फोटो निकाल सकते हो या आप नोटबुक में लिख सकते हो कि 500 रूल, इंसुलिन टू कार्ब रेशियो निकालना है तो 500 रूल फॉर द रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। आपका इंसुलिन कौन सा है वो दिमाग में रखो। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन मतलब कि नोवा रैपिड, राइट। आपका इंसुलिन समझ में नहीं आता है कि आपका इंसुलिन कौन सा है, सर्च करो, सर्च करो इंसुलिन का नाम आप गूगल पे डालोगे एंड विच टाइप ऑफ इंसुलिन, तो वो आपको दिखा देगा कि शॉर्ट एक्टिंग है कि रैपिड एक्टिंग है। एंड इट्स इजी। तो 500 का रूल क्या है, 500 डिवाइड बाय टोटल डेली इंसुलिन डोज। यानी कि टोटल डेली इंसुलिन डोज का क्या मतलब है कि आप पूरे दिन में कितना इंसुलिन लगाते हो, बेजल प्लस बोलस दोनों मिला के आप कितना पूरे दिन में इंसुलिन लगाते हो, दैट इज अ टोटल डेली इंसुलिन डोज। इसमें आपने ब्रेकफास्ट में कितना लगाया, लंच में कितना लगाया, डिनर में कितना लगाया, एंड ये रात को सोने से टाइम पे जो हमारा बेजल है वो कितना लगाया, वो पूरा काउंट करो। उसको बोलते हैं टोटल डेली इंसुलिन डोज। उसको 500 से डिवाइड करना है। सपोज मैंने इसीलिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि सपोज कि आप पूरे दिन में 25 यूनिट्स लगाते हो, दैट इज बेजल बोलस दोनों मिला के। सो नाउ 500 डिवाइड बाय 25, सो इज इक्वल टू 20। यानी कि आप 1 यूनिट इंसुलिन लगाओगे कब, जब आप 20 ग्राम कार्ब्स खाओगे। आप दोनों अपना निकाल के बताओ कि आप कितना इंसुलिन लगाते हो, उसको डिवाइड बाय 500 करो। आपका कितना आता है रेशियो, हर्षदीप एंड तेजल, दोनों बताओ कि आपका रेशियो कितना आ रहा है। आप कितना इंसुलिन लगाते हो तेजल जी, बताइए। यू आर ऑन म्यूट। टोटल पॉइंट्स ना, टोटल, टोटल पॉइंट्स ना पूरे दिन के, पूरे दिन के, खाना खाने से पहले भी एंड बेजल वाला भी। बेसल वाला पे। I think approx 50 units per day, both combined, basal and bolus. So क्या my क्या बोला? ratio is एक सेकंड एक मिनट। हेलो। हेलो। हाँ, 29 पॉइंट्स टोटल। 29। आपको क्या करना है, 500 डिवाइड बाई 29, तो हम्म। कितना आया, 17.24। हम्म। ठीक है, तो हमको रफ लेना है, हम लोग 17 लेके चलते हैं। यानी यस। कि वो 17 ग्राम कार्ब खाएगा तो हम्म। उसको 1 यूनिट इंसुलिन लगेगा। ओके। अभी कितना ग्राम कार्ब खा रहा है वो एप्लीकेशन आपको बताएगा। हम्म। सही बात है, हाँ। ठीक है, वो एप्लीकेशन आपको बताएगा। ओके, हम्म। यहां तक समझ में आया? यस। ओके, हर्ष आपका कितना है? Ma'am, total 50 units, basal and bolus both combined. So 10 gram carb 10 ग्राम कार्ब। per ओके, unit of insulin. ओके ओके, अग्री। तो दोनों को समझ में आ गया कि क्या कैसे हाँ। काम करना है। हम्म। इसीलिए हर एक पर्सन का इंसुलिन डोज डिफरेंट होता है। समझ में आया? आपके बेटे के लिए वो 17 आया था, हर्षदीप का आया 10। सेम मील खा रहे हो, अगर दोनों बच्चे सेम मील खा रहे, फिर भी इंसुलिन डिफरेंट लगेगा, क्योंकि दोनों का इंसुलिन टू कार्ब रेशियो डिफरेंट है। अग्री? ठीक है। अगर आप रेगुलर और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन पे हो,
तो 450 यूज करना है, 500 नहीं। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आप चेक करो कि आपका कौन सा इंसुलिन है। अगर रैपिड एक्टिंग है तो 500 रूल, एंड शॉर्ट एक्टिंग और रेगुलर है तो 450 रूल। 450 रूल इज फॉर द एक्ट्रापेड, क्योंकि एक्ट्रापेड इज अ शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। मैथड सेम रहेगा, बट जस्ट 450 डिवाइड बाय जो आपका टोटल डेली इंसुलिन आता है वो करना है। ठीक है। ब्रेकफास्ट, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि ब्रेकफास्ट में कोई है 3 टोस्ट खा रहा है। वो एप्लीकेशन में मैंने देखा कि उसका 30 ग्राम कार्ब आ रहा है। अंडा ले रहा है, अंडा में कार्ब नहीं है। 100 ग्राम काऊ का मिल्क ले रहा है, उसमें 5 ग्राम कार्ब है। वो एप्पल भी खा रहा है तो 15 ग्राम कार्ब है। ये सब कार्ब्स मैंने कहाँ से निकाला? वो एप्लीकेशन से निकाला। एप्लीकेशन में डाला कि 3 टोस्ट खाया, इतना एग खाया, इतना मिल्क लिया, इतना एप्पल लिया। सो टोटल कार्ब्स कितना हुआ? 50। टोटल कार्ब्स हुआ 50। नाउ आप दोनों निकालो कि आप 50 ग्राम कार्ब खा रहे हो तो आप कितना इंसुलिन लगाओगे? 5 units of insulin. हर्षदीप का 5 आएगा, अग्रेड। तेजल जी आपका? आपका क्या आया? 17 ग्राम आया था, राइट। तो आपको फॉर्मूला, क्योंकि इसका उसका 50 था तो 500 प्लस वो इजी हो गया। बट आपका है 17 ग्राम, यानी कि वो 1 यूनिट लगाएगा तो 17 ग्राम कार्ब कवर होगा, और हमारा कार्ब है अभी 50। तो 50 ग्राम खाएगा तो कितना इंसुलिन लगाना पड़ेगा? इट्स अ मैथ्स कैलकुलेशन कि 17 ग्राम खा रहा है तो 1 यूनिट लगाएगा, तो 50 ग्राम कार्ब खा रहा है तो कितना लगाएगा? दैट मीन्स 50 डिवाइड बाई 17 करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? 50 डिवाइड बाई 17 करेंगे तो आएगा इट्स अ 2.9 यूनिट, यानी कि अप्रोक्सीमेटली हमको 3 यूनिट लगाना पड़ेगा अगर वो 50 ग्राम कार्ब खा रहा है तो। क्लियर हुआ यहाँ पे? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल दिया है, तो इस तरीके से आपको ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में ऐसे कैलकुलेट करके इंसुलिन लगाना है। ओके। इनिशियल डेज में इट विल टेक टाइम, क्योंकि सभी का कार्ब्स आपको पता नहीं है। आपको थोड़ा सा हेडेक लगेगा, बट विद इन 1 to 2 months आप प्रो हो जाओगे, क्योंकि सबका आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि इतनी रोटी खा रहा है तो इतना ही, मतलब देख के पता चल जाएगा कि वो इतना खा रहा है तो इतना ग्राम ही कार्ब जाएगा। वो प्रैक्टिस से आएगा। अब 2-3 महीना ये प्रैक्टिस करोगे तब ये चीजें आएगी, तब बार बार आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे है कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग फॉर द यंगर चाइल्ड, 5 years से भी कम है तो, क्योंकि उनकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट लो होती है। उनकी मे बी पर डे, फुल डे वो हार्डली 10 यूनिट्स लेते हैं, तो उनके लिए रूल चेंज हो जाता है। ठीक है। बट यहाँ पे आप, मतलब हर्षदीप इज एडल्ट एंड आपका बेटा भी इससे ऊपर ही है, तो ये मैं स्किप कर देती हूँ, क्योंकि फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि आपको कौन सा रूल लगाना है। तो ये मैं स्किप कर देती हूँ। तो मैथड इज सेम, जस्ट वो चेंज होता है, 500 या 450 या 300 या 350, वो क्या लगाना है वो सिर्फ डिफरेंट होगा। ठीक है। नाउ अराइविंग द राइट इंसुलिन टू कार्ब रेशियो, एग्जैक्टली आपको पता चल गया कि इतना कार्ब रेशियो है उसका, बट ईच एंड एवरी डे इज नॉट परफेक्ट। ये फिक्स्ड इमीडिएटली नहीं कर सकते। इट रिक्वायर्स ट्रायल्स एंड एरर्स ओवर सेवरल डेज, क्योंकि जो टोटल डेली इंसुलिन रिक्वायरमेंट है वो तो कभी कभार ऊपर नीचे होगी। कभी कभार वो कम खाएगा, कभी कभार वो ज्यादा खाएगा, कभी कभार हम एक्टिविटी ज्यादा कर लेते हैं। हम लोग एवरेज निकालते हैं कि एक दिन मैंने 50 यूनिट लगाया, एक दिन मैंने 52 यूनिट्स लगाया, एक दिन मैंने 55 यूनिट्स लगाया, तो इसका एवरेज क्या होता है वो हम निकालते हैं। ऐसे हम इंसुलिन डोज
कर सकते हैं कि टोटल डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, वो एवरेज निकालना पड़ता है। सेकेंड थिंग, टाइम ऑफ द डे ऑल्सो वेरी, लाइक इन द मॉर्निंग इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है, वहां पर इंसुलिन कम काम करता है, तो मे बी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है, इवन दो सेम कार्ब 1-2 यूनिट ज्यादा लग सकता है, बिकॉज यहाँ पे इंसुलिन को काम करने में टाइम लगता है। एंड वो चीज, ये चीज आपको प्रैक्टिकल करके ही आएगी, आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैं सपोज कि पोहा खा रहा हूँ, तो ब्रेकफास्ट में सेम पोहा मुझे 2 यूनिट ज्यादा लगाना पड़ेगा, और सेम पोहा की क्वांटिटी अगर मैं डिनर में खाता हूँ तो शायद मुझे 2 यूनिट कम लगे। ये चीज प्रैक्टिस से ही आएगा, इसीलिए बोलते हैं लॉग बुक रखो, लिखते जाओ कि ये खाना खाया, इतना क्वांटिटी में खाया, इतना इंसुलिन लगाया था, और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आप क्लियर हो सकोगे। ठीक है। इन चिल्ड्रन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, द रीजन एनर्जी लेवल फ्लक्चुएट होती है, फिजिकल एक्टिविटी उनकी रेगुलर नहीं होती है, और वो ग्रोथ में होते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस ज्यादा होते हैं। सो वहां पे मैंने ये कॉमन पैटर्न देखी है कि मॉर्निंग में ज्यादा इंसुलिन लगता है, मतलब हाईएस्ट आईसी रेशियो, लंच में कम हो जाता है। द रीजन, थ्रू आउट स्कूल में इतना वो घूमता फिरता रहता है, इतना उछल कूद करता है, एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, तो इंसुलिन अच्छे से काम करता है, तो लंच में इंसुलिन कम लगाना पड़ता है। एंड बाय द इवनिंग वो ट्यूशन जाता है या घर पर बैठ के होमवर्क करता है, तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, सो वहां पे इंसुलिन ज्यादा लगाना पड़ता है। तो वो आपके पेटेंट को ऑब्जर्व करके आपको पता चलेगा। इन माई केस, मुझे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में ज्यादा इंसुलिन लगता है, उसके बाद मैं वर्कआउट करती हूँ, तो वर्कआउट के बाद मेरा 11-12 बजे के बाद मेरा इंसुलिन कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी समझना जरूरी है। एक बार इंसुलिन टू कार्ब रेशियो पे पहले प्रो हो जाओ, वो कैलकुलेशन पे प्रो हो जाओ, उसके बाद ये चीज भी देखो, अंडरस्टैंडिंग द रेशियो। ठीक है, हायर द सेकेंड नंबर, इट्स अ सिंपल मैथ्स, हायर द सेकेंड नंबर इंसुलिन कम लगेगा, नीचे जितना हाई जाओगे उतना इंसुलिन कम लगेगा। इट्स अ सिंपल मैथ्स, इट्स अ सिंपल, वो क्या, डिवाइड, आपको डिवाइड करना आना चाहिए बस। और ये सब चीज कैसे पता चलेगी, जब तक आप कंटिन्यूस मॉनिटर नहीं करोगे कि शुगर लेवल कितना है। सो यहाँ पे कंटिन्यूस मॉनिटर विल हेल्प यू, पैटर्न को समझ में आए, पता चलेगा कि नहीं सुबह में ज्यादा आ रहा है, शाम को ज्यादा आ रहा है, बीच में कम आ रहा है, रात को कम आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इंसुलिन डोज एक्यूरेटली सेट कर सकते हो। सो जब तक चेक नहीं करोगी, कार्ब काउंटिंग किया, जो इंसुलिन था, सपोज कि नोवा रैपिड है तो मैंने 15 मिनट वेट भी किया, ठीक है, खाना खाने से पहले मैंने 15 मिनट वेट भी किया, मतलब इंसुलिन लगाया, अच्छे से कार्ब काउंटिंग किया, 15 मिनट वेट किया, फिर मैंने खाना खाया, फिर 2 घंटे के बाद मैंने चेक किया, अगर इट इज अ विद इन अ रेंज, दैट मीन्स कि कार्ब काउंटिंग यहाँ पे परफेक्ट हुआ है। बट द कंडीशन कि आपका इंसुलिन कौन सा है, उस अकॉर्डिंग आपने वेट किया कि नहीं किया, अगर नहीं वेट किया तो भी स्पाइक हो जाएगा। सो फिर कार्ब काउंटिंग में गड़बड़ है कि वेटिंग टाइम में गड़बड़ है। ठीक है, वो चेक करना है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर। यहां तक समझ में आया कि इंसुलिन टू कार्ब रेशियो कैसे निकालना है, इट इज क्लियर। हाँ समझ, हाँ हाँ ठीक। ओके, नाउ हम इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर पे बात करते हैं। व्हाट इज द इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर, जो हम करेक्शन डोज लेते हैं कि शुगर लेवल बढ़ गया तो कितना इंसुलिन लगाना है,
That is insulin sensitivity factor. Insulin sensitivity factor tells us how much 1 unit of insulin will lower your blood glucose level. मतलब कि 1 यूनिट इंसुलिन लगाओगे तो कितना शुगर आपका डाउन जाएगा, वो इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर दिखाता है. एंड इट इज मेनली यूज टू कैलकुलेट द करेक्शन डोज, कि अगर 250 शुगर है तो कितना इंसुलिन लगाना है, क्योंकि इट्स हाई तो मुझे यहाँ पे इंसुलिन लगाना पड़ेगा, तो वो कितना लगाना है उसका ये कैलकुलेशन है. वाई इट इज इंपॉर्टेंट? इट हेल्प्स टू करेक्ट द हाई ब्लड शुगर लेवल्स. ठीक है, बहुत ज्यादा ओवरडोज या अंडरडोज प्रिवेंट करेगा एंड एंश्योर बेटर डेली ग्लूकोज कंट्रोल. ओके, सो यहाँ पे रूल क्या है? इट्स ऑल्सो सिंपल मैथ्स. जैसे कार्ब काउंटिंग में हम कैलकुलेट करके थे कि 1 यूनिट लगाओगे तो कितना ग्राम कार्ब वो कवर करेगा, दैट वे यहाँ पे 1 यूनिट लगाओगे तो कितना शुगर लेवल ड्रॉप डाउन होगा, उसका भी फॉर्मूला है. अगर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है तो 1800 का रूल, एंड अगर शॉर्ट एक्टिंग है तो 1500 का रूल. सो आपको बहुत जानना जरूरी है कि आप कौन से इंसुलिन में आ रहे हैं. दोनों के लिए जरूरी है, कार्ब काउंटिंग के लिए भी जरूरी है एंड द इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर निकालने के लिए भी जरूरी है. अगर आप रैपिड एक्टिंग इंसुलिन पे हो तो 1800 डिवाइड बाय टोटल डेली डोज. जैसे कि टोटल डेली डोज आपका कितना था, जैसे बेसल एंड बोलस मिक्स करके हमने जो कार्ब काउंटिंग के लिए निकाला, 29, हाँ ठीक है, 29. वही चीज यहाँ पे यूज करनी है. जस्ट द हम्म, थिंग इज कि 500 की जगह पे 1800 हो जाएगा. 1800 हो जाएगा. सो नाउ आपका टोटल डेली रिक्वायरमेंट कितना था? 29 बोला था ना आपने. हाँ 29. 29 तो 1800 डिवाइड बाय 29 करेंगे तो दैट इज अ 62. 62. 62 आपके लिए आ रहा है. 62 हर्षदीप आपका आएगा 1800 डिवाइड बाय 50 बोला था आपने, राइट? सो आपका आएगा मैम मैम हमारी शॉर्ट एक्टिंग है तो 1500 डिवाइडेड बाय 50. शॉर्ट एक्टिंग. यू आर ऑन कॉम्ब ना, हाँ हाँ. तो यू आर ऑन एक्ट्रापेड. नहीं, नोवा रैपिड. नोवा रैपिड इज अ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन बच्चा. ओह सॉरी मैम. शॉर्ट एक्टिंग इज अ एक्ट्रापेड. ओके ओके. ओके, सो 1800 ही रूल लगेगा. तो 1800 डिवाइड बाय 50, सो आपका आया 36. आपका आया 36. नाउ यस मैम. नाउ दैट मीन्स के 1 यूनिट ऑफ इंसुलिन आप लगाओगे, तेजल जी आप लगाओगे, तो 1 यूनिट से 62 mg/dl उसका शुगर लेवल कम होगा. और हर्षदीप आप 1 यूनिट लगाओगे तो 36 mg/dl आपका शुगर लेवल डाउन होगा. इट्स क्लियर? यस मैम. ओके तेजल जी, क्लियर कि क्या है सिचुएशन? ओके, यस. करते हैं. सो दिस इज फॉर द शॉर्ट एक्टिंग, जो मैंने आपको अब करके दिखा दिया. उसमें 1800 का रूल है, इसमें 1500 का रूल है. ठीक है. सो ऑलवेज कैलकुलेट टीडीडी करेक्टली, मतलब बेसल प्लस बोलस इंसुलिन कितना लगा रहे हो वो करेक्ट करोगे तो ही ये कैलकुलेशन करेक्ट होगा. ठीक है, तो वो एवरेज निकालना है. आपको टोटल डेली इंसुलिन कितना ले रहा है वो जानना है, तो एवरेज निकालो. हर दिन कितना इंसुलिन ले रहा है वो लिखो और उसका एवरेज निकाल दो, एंड दैट इज योर टीडीडी. ठीक है, एंड मॉनिटर हाउ मच 1 यूनिट एक्चुअली लोअर्स योर शुगर लेवल. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी तो इंसुलिन सेंसिटिविटी ज्यादा होगी तो कम इंसुलिन लगेगा. इलनेस है, कुछ बीमारी है, सीक हो गया है, तो उस टाइम पे इंसुलिन कम काम करता है, तो उस टाइम पे रिक्वायरमेंट बढ़ जाए. तो इस तरीके से अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, वो बाय प्रैक्टिस हो जाए. अभी कैसे लगाना है, इसको कैसे लगाना है? सपोज
कि आपका शुगर लेवल फॉर एग्जाम्पल 250 है, 250 अभी आपका शुगर लेवल है, व्हाट इज अ नॉर्मल रेंज? व्हाट इज अ नॉर्मल रेंज? जनरली हम लोग नॉर्मल रेंज क्या रखते हैं? 70 80 टू to 1, 180. 180 हम लोग जनरली रखते हैं कि इतना हमारा शुगर लेवल होना चाहिए। लेट्स से अभी आपका शुगर लेवल 250 है, मुझे 150 मेरा शुगर लेवल चाहिए। मेरा शुगर लेवल अभी 250 है, आई वांट 150। तो मैं क्या करूंगी? इंसुलिन, जो हमारा इंसुलिन लगाना है वो कितना लगाना है, वो मैं तरीका आपको बता रही हूँ। सो 250 माइनस 150 करेंगे, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट 150 है, मुझे 150 तक जाना है। सो 100 पॉइंट अभी ब्लड शुगर ज्यादा है। ओके, मेरा शुगर अभी 250 है, मुझे 150 तक जाना है। सो मेरा शुगर लेवल ज्यादा कितना है? 100। नाउ, नाउ तेजल जी, आपको आप इंसुलिन लगाओगे तो 62 पॉइंट्स डाउन होगा। तो 100 पॉइंट मुझे डाउन करना है, तो आप कितना इंसुलिन लगाओगे? 2 unit, 62 है तो मैं 1 यूनिट लगाती हूँ, तो 100 है तो मुझे कितना लगाना है? approx 2. अप्रोक्स 2। ओके, अप्रोक्स 2। हम्म, अगर यहाँ approx पे 2. आप जो पंप की बात कर रहे थे, पंप की जो बात कर रहे थे, तो अगर आपका बच्चा पंप पे है तो वो एग्जैक्टली 1.6 यूनिट आता है, वो ले पाएगा, क्योंकि इन अ पंप Okay. देयर इज अ फैसिलिटी 0.1 हम्म, 0.2 यूनिट्स भी आप ले सकते हो। okay. बट यू आर नॉट एन अ पंप, आप पेन पे हो, तो यहाँ पे आपको अप्रोक्स यूनिट लगाना पड़ेगा। हम्म, एंड फॉर हर्षदीप आप कितना करोगे? आप ऑलमोस्ट 2.7 यूनिट लगाओगे। ओके, सो यू आर ऑन अ पंप, तो आप 2.7 यूनिट से यहाँ पे फिक्स करके फिर वो लगा सकते हो। तो दैट इज वन मोर बेनिफिट ऑफ द पंप, कि एक्यूरेट डोज आप ले सकते हो। ठीक है, तो दिस इज अ इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर, कि अब ज्यादा इंसुलिन है तो उसको कम कैसे करना है। फर्स्ट थिंग, कि ज्यादा इंसुलिन है तो उसको कितना आपको चाहिए, डिजायर लेवल कितना है वो माइनस करो, और उसके बाद आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मील प्लानिंग कैसे की जाती है? दिस इज अ बेसिक, जो मैंने कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग एंड द इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर्स आपको समझा दिया। नाउ थोड़ा एडवांस, दिस इज अ बोनस, मैं आपको सिखा रही हूँ। ये दो चीज क्लियर हो गई, यहां पे कोई क्वेरी कंफ्यूजन है इन कार्ब काउंटिंग एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर? नहीं. ओके, तो आगे बढ़ते हैं। दैट इज अ मील प्लानिंग हम कैसे कर सकते हैं इन डायबिटीज मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बैलेंस योर प्लेट। बैलेंस योर प्लेट, अगर आपका प्लेट बड़ा है, 11 इंच का जनरली हम रखते हैं, उसको छोटा करो, 9 इंच का प्लेट दो। और प्लेट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सब कुछ होना चाहिए, जो मैंने आगे आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट 50% होना चाहिए, राइट? 50% ऑफ योर टोटल कैलोरी, यहाँ पे इट्स अ प्लेट। तो प्लेट में कैसा हो गया? प्लेट को आप डिवाइड कर दो इन अ 4 पोर्शन। 1/4 में होगा कार्बोहाइड्रेट, 1/4 में होगा आपका प्रोटीन, 1/4 में होगा आपका सब्जी, एंड 1/4 में होगा आपका सलाड्स। दिस इज योर प्लेट, दिस इज अ बैलेंस प्लेट, जहां पे प्रोटीन भी है, जहां पे कार्ब भी है, जहां पे फैट भी है, जहां पे फाइबर। इस तरीके से खाओगे तो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन स्लो डाउन होगा, और उसकी वजह से ब्लड शुगर अच्छे से स्टेबल होगा। फॉलो अ स्ट्रक्चर्ड मील प्लान, कोई भी स्कीप नहीं करना है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन, जो बेसल इंसुलिन हमने ऑलरेडी लगा लिया है, एंड आप स्कीप कर दोगे तो आपका ड्रॉप डाउन होने के चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि एट अ टाइम आपने जो बेसिक यूनिट लेना है वो ले लिया है। अगर आप मील को स्किप करोगे तो हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस है। स्ट्रक्चर्ड प्लान को फॉलो करो, टाइमिंग को फॉलो करो।
कि इतना टाइम पे ये खाना है। थर्ड थिंग्स, वॉच द पोर्शन साइज, जो मैंने आगे आपको बताया कि हाफ प्लेट नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, उसमें से मैंने आपको बताया वन फोर्थ वन फोर्थ, मतलब कि वन फोर्थ सलाद होना चाहिए और वन फोर्थ वेजिटेबल्स होना चाहिए, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, यानी कि उसमें पोटेटो, स्वीट पोटेटो, ये सब चीजें नहीं आती है, दैट इज अ स्टार्ची वेजिटेबल्स। सो आप हाफ प्लेट उसमें मतलब वन फोर्थ सलाड्स रखो एंड वन फोर्थ वेजिटेबल्स, लाइक भिंडी की सब्जी हो गई, करेला की सब्जी हो गई, लौकी की सब्जी हो गई, टिंडी की सब्जी हो गई, कैबेज की सब्जी हो गई, ये सब चलेगा। वन फोर्थ प्रोटीन रखो एंड वन फोर्थ हेल्दी कार्ब्स रखो। और फॉर द एक्यूरेसी मैंने आगे भी आपको बताया, स्पून यूज कर सकते हो, कप यूज कर सकते हो, फूड स्केल यूज कर सकते हो। ठीक है। कंसीडर द ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई तो वो जल्दी से शुगर स्पाइक करेगा, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो वो स्लोली स्लोली शुगर को रिलीज करेगा। अभी किसका कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो इजीली गूगल पे नाउ, चैट जीपीटी, एआई बहुत आ गया है, वहां पे इजीली मिल जाता है। लाइक मैंगो, मैंगो इज अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसका 55 है, तो वो खा सकते हैं। बट द थिंग इज खाना कैसे है, पोर्शन साइज में जो मैंने आपको प्लेट दिखाया। सो मैंगो के साथ ड्राई फ्रूट्स ले लो, सो प्रोटीन एंड फाइबर उसमें आ जाएगा, तो इतना स्पाइक नहीं करेगा। तो कोई भी चीज खा रहे हो आपके दिमाग में यही होना चाहिए, उसके साथ में प्रोटीन ले रहा हूं, इसके साथ में फाइबर ले रहा हूं। सिर्फ कार्ब्स, अकेले कार्ब्स, कितना भी आप कार्ब काउंटिंग अच्छा कर लो फिर भी वो स्पाइक करेगा, क्योंकि कार्ब्स इजी डाइजेस्ट हो जाता है। सो हमको कार्ब के साथ प्रोटीन फाइबर लेना ही लेना है, तो वो स्पाइक नहीं करेगा। वॉट एवर द थिंग्स, वो पिज्जा खाना है तो भी ऐसे ही खाओ। दैट्स वाई मैं ऑलवेज ईच एंड एवरी वर्कशॉप में बोलती हूँ कि टाइप 1 डायबिटिक सब कुछ खा सकता है अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो तो। अगर पिज्जा खाना है फॉर एग्जाम्पल, तो पिज्जा, पिज्जा इज अ कार्ब, तो वन फोर्थ में हम पिज्जा लेंगे, उसके साथ पनीर ऐड कर लो, प्रोटीन हो जाएगा, उसके साथ सलाद ऐड कर दो, फाइबर हो जाएगा। ऐसे खाओगे तो पिज्जा का स्पाइक नहीं आएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से दिमाग में यही चीज होनी चाहिए, कार्ब प्रोटीन फैट फाइबर होना ही चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ मील टाइमिंग, हम लोग क्या कहते हैं ओवर, मतलब 1 घंटे में वापस, दूसरे घंटे में वापस, मतलब 12 बजे खाना खाया, 1 बजे वापस खाया, तो वो इंसुलिन जो आपने 12 बजे लिया है उसको तो अभी टाइम ही नहीं मिला वर्क करने का, और इमीडिएट वापस फूड ले लिया, तो वो इंसुलिन कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे ये कब का करना है कि ये कब को डाइजेस्ट करना है। सो एटलीस्ट 3-4 घंटे का टाइमिंग दो, जो खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने में टाइम दो, जो इंसुलिन लिया है उसको टाइम दो। तो एटलीस्ट 3 घंटे, 3 घंटे के बाद दूसरा खाओ, और बहुत लंबा गैप भी मत लो। बहुत लंबा 5-6 घंटे का गैप लोगे तो बेसल इंसुलिन वर्क कर रहा है, तो हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस हो जाएंगे। सो टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट। 1 घंटे के अंदर वापस दूसरा इंसुलिन लोगे तो ओवरलैप हो जाएगा इंसुलिन, तो हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एक इंसुलिन लिया है तो एटलीस्ट 3 घंटे के बाद दूसरा इंसुलिन। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। कॉमन मिस्टेक्स इन कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग, हम कार्ब 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 करके कार्ब तो काउंट कर लेते हैं, बट प्रोटीन एंड फैट को काउंट करना भूल जाते हैं। अगर अगर हम हेल्दी प्रोटीन, जितना क्वांटिटी बताया मैंने आगे आपको क्वांटिटी बताया कि प्रोटीन का क्वांटिटी कितना होना चाहिए, इट्स 20 to 30%, उससे ज्यादा प्रोटीन ले रहे हो तो फिर काउंट करना पड़ेगा। उस इतना ही ले रहे हो देन इट्स अ वैलिड, बट हाई प्रोटीन डाइट हो जाता है तो आफ्टर ऑल प्रोटीन भी तो कट डाउन होके ग्लूकोज ही कर रहा है, तो वो पीछे जाके आपका ग्लूकोज स्पाइक कर देगा। जैसे हाई फैट,
तो फैट भी आफ्टर ऑल कट डाउन होके तो ग्लूकोज ही बनने वाला है। तो मैंने जो आपको आगे दिखाया था कि 30 to 35 ग्राम्स ऑफ फैट होनी चाहिए, बट उससे ज्यादा फैट ले रहे हो तो वो 6-7 घंटे के बाद आपको शुगर स्पाइक देगा। ठीक है, तो वो चीज ध्यान में रखनी है कि अगर हाई फैट है और हाई प्रोटीन वाला है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अभी आप काउंटिंग के अकॉर्डिंग इंसुलिन लगा लो, फिर 3-4 घंटे के बाद जो स्पाइक आने वाला है बिकॉज ऑफ द हाई प्रोटीन, बिकॉज ऑफ द फैट, वो इंसुलिन 3-4 घंटे के बाद आपको वापस लगाना पड़ेगा। दैट इज अ स्क्वायर बोलस इन अ पंप। पंप में ऐसे फैसिलिटी है कि पहले हम लगा लेते हैं, हमको अभी इतना ही लगाना है, लाइक कार्ब का हमने काउंट किया उस अकॉर्डिंग हमने लगा लिया, और बाकी का जो है इट्स जनरली रेशियो होता है, इट्स इंटू 1.25। तो बाकी का जो इंसुलिन आ रहा है, सपोज कि लेट से 3 यूनिट्स ज्यादा दिखा रहा है, तो वो 3 यूनिट्स 3 घंटे के बाद वापस लगाना पड़ेगा। फॉर इन अ पंप ऐसे फैसिलिटी है कि हम लोग ऐसा वहां पे डाल सकते हैं कि मुझे 3 यूनिट 3 घंटे के बाद चाहिए, वो स्लो रिलीज करेगा। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ पंप। ओके, focusing only on carbs and ignoring the portion size। पोर्शन साइज बहुत ज्यादा, मतलब 3-4 बॉल राइस ले लेना, इट्स नॉट अ गुड। सो पोर्शन साइज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप अच्छे से कार्ब काउंट कर रहे हो बट पोर्शन में नहीं देख रहे हो, देन इट विल बी अ दिक्कत, कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, नॉट कंसल्टिंग अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर रेगुलरली। हमको रेगुलरली डॉक्टर के साथ, डायबिटीज एजुकेटर के साथ फॉलो अप रखना पड़ेगा, क्योंकि वो एवरेज निकलता है, वो आपको समझाते हैं कि अभी ग्रोथ चल रहा है बॉडी में तो आपको ज्यादा इंसुलिन लगाना है। अगर फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे बढ़ जाते हैं इंसुलिन रिक्वायरमेंट, तो वो आपको एजुकेट करेंगे कि वहां पे कैसे करना है। सीक डे है, लाइक आप बीमार हो गए हो तो इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम बढ़ जाएगी, तो वो आपको एजुकेट कर सकेंगे। सो फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, एडजस्टिंग इंसुलिन फॉर फैट एंड प्रोटीन इंटेक, मैंने थोड़ा बहुत आगे आपको इसके बारे में बताया कि कब करना है, कि आप प्रोटीन ज्यादा खा रहे हो, मतलब 30 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन खा रहे हो, 20 ग्राम से ज्यादा फैट खा रहे हो, तो वहां पे बोलस को स्प्लिट करना पड़ेगा या एक्सटेंडेड बोलस ऑन द पंप लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन और फैट का डाइजेशन स्लो होता है तो वो पीछे जाके आपका शुगर स्पाइक करेगा। डिलेड ब्लड शुगर रेस उसको ऐसा बोलते हैं। तो जब भी आप हाई फैट या हाई प्रोटीन वाला खाते हो तो ऐसे करना पड़ेगा, आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। ओके, एग्जाम्पल ऑफ सच मीन्स लाइक चीज बर्गर, तो बर्गर में भी बहुत ज्यादा मैदा वगैरह रहेगा, और चीज तो उसमें फैट भी रहेगा, तो यहाँ पे स्प्लिट बोलस करना पड़ेगा। और ये एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा कि पहले मुझे कितना लगाना है, बाद में मुझे कितना लगाना है। जनरल रूल है या 60-70% आप लगा लो, और 2-3 आवर्स के बाद बाकी का इंसुलिन लगाओ। और अब दूसरा रूल है, इट्स इंटू 1.2, 1.12 कर सकते हैं, और वो एक्सपीरियंस से ही आएगा ऑन अ पंप। मैं ये 1.12 वाला रूल फॉलो नहीं करती हूँ, यहाँ पे मैं 60 और 40 वाला रूल फॉलो मतलब 60% मैंने पहले लगा लिया और एक्सटेंडेड बोनस लगा लिया फॉर द 40%। तो मेरे बॉडी में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। सो आपके बॉडी में क्या वर्क करता है, फॉर द एक्सपीरियंस आप 3-4 महीने काम करना पड़ेगा तो ही पता चलेगा। जस्ट वन। ठीक है, तो ऐसे आप 60-40 या 70-30
कर सकते हो। रेगुलर चेक करना पड़ेगा, पहली बार में ठीक नहीं आएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ओके, की लर्निंग्स क्या किया? तो कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग हेल्प्स बैलेंस ब्लड शुगर एंड इंसुलिन। Carbohydrate counting is a powerful method, right, to match the insulin dose. और उसकी वजह से ब्लड शुगर को हम स्टेबल मैनेज कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अफेक्ट ब्लड शुगर मोर देन द प्रोटीन एंड द फैट। वो मैंने आपको समझाया कि कार्बोहाइड्रेट इजीली डाइजेस्ट होके इमीडिएट ग्लूकोज रिलीज करता है, इसीलिए वो ब्लड शुगर को ज्यादा अफेक्ट करता है। थर्ड हमने क्या सीखा? रूल सीखा, इंसुलिन टू कार्ब काउंटिंग रेशियो कैसे करना है, कैसे निकालना है। तो 500 डिवाइड बाय टोटल डेली इंसुलिन डोज, या तो 450 डिवाइड बाय टोटल इंसुलिन डोज। ओके, इसके बाद हमने इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर सीखा, 1800 डिवाइड बाय टोटल डेली इंसुलिन रिक्वायरमेंट डोज, या तो 1500 डिवाइड बाय आपका इंसुलिन कौन सा है उसके अकॉर्डिंग करना है। उसके बाद हमने सीखा कि मील प्लानिंग कैसे करना है, एंड पोर्शन कंट्रोल इज एसेंशियल। कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए। तो कोई ऐसे डाइटिशियन से डाइट प्लान लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप दिमाग में रखो कैसी प्लेट होनी चाहिए, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ओके, तो ऐसे आप मील प्लानिंग कर सकते हो। एंड पोर्शन कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट थिंग, पोर्शन कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड ऑलवेज मॉनिटर, कीप मॉनिटर, कितनी बार दिन में शुगर चेक करते हो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा आएगा तो ही हम उस पर वर्क कर पाएंगे कि अभी इंसुलिन रिक्वायरमेंट कम है कि ज्यादा है। ऑलवेज मॉनिटर, इसीलिए बोलते हैं सीजीएम लगाओ, सीजीएम लगाओ, क्योंकि प्रिक कर करके फिंगर्स वो हो जाती है, नंब हो जाती है। सो बेटर सीजीएम लगाओ, क्योंकि इंसुलिन की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, टाइम ऑफ द डे, फिजिकल एक्टिविटी, इलनेस, स्ट्रेस या हार्मोनल चैलेंजेस, उसकी वजह से इंसुलिन कम ज्यादा लगाना पड़ता है। एंड वो चीज रेगुलर मॉनिटर करोगे तो ही पता चलेगा। सो लॉग बुक लिखो, इतना इंसुलिन था, इतना शुगर लेवल था, इतना इंसुलिन लगाया और इतना खाना खाया, तो एक डेटा क्रिएट होगा। एंड फाइनल रिमाइंडर, डायबिटीज मैनेजमेंट इज डायनामिक, इट वर्क्स टुडे माइट नॉट वर्क्स टुमारो। आज अच्छा काम किया है, मे बी सेम इंसुलिन डोज कल नहीं शायद काम करेगा, क्योंकि कल मेरा मेंटल से डिफरेंट है, कल मेरा खाना डिफरेंट है, कल मेरा फिजिकल एक्टिविटी डिफरेंट है, चेंज हो जाएगा। सो कीप लर्निंग, कीप ट्रैकिंग, ट्रैक करो, कंपल्सरी ट्रैक करो। ओके, ट्रैक इज कंपल्सरी। So this is the session on the carbohydrate counting, insulin sensitivity factor and meal planning, कि आप मील प्लान कैसे कर सकते हो। कोई भी क्वेरी कंफ्यूजन है, यहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। डू यू हैव एनी क्वेरी कंफ्यूजन? हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे आप आ रही है बस। हाँ हाँ, आ रही है। हाँ, जैसे आपने बताया कि है डेली पता चलेगा, तो एप्लीकेशन में चेक करके फिर करें। और कभी कभी क्या हो जाता है, उसका एकदम सडन लो भी हो जाता है, हम्म, तो ऐसा हो जाए तो उस टाइम पे फिर इंसुलिन कैसे फिर एडजस्ट करें? लोग कितने एपिसोड्स होते हैं, इन अ वन एपिसोड वी कैन नॉट जज एनीथिंग। ओके। एवरेज जो मैंने आपको आगे भी बताया कि आप काउंटिंग करना है कि वॉट एवर थिंग, एवरेज इज कंपल्सरी। अगर कि ओके। एक ही बार उसको लो हुआ है तो 15 रूल, आपको 15 ग्राम का रूल पता है ना, कि शुगर लो हुआ है तो 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब यानी कि जूस का वाटर ऐसे। या फिर हाँ, ग्लूकोज उसको दे दो, वो 15 चीज़। मिनट वेट करो, फिर वापस चेक करो एंड अगेन एक्ट अकॉर्डिंगली।
ओके। एक ही बार शुगर लेवल कम हुआ है तो समथिंग में भी हाँ, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो गई है या कुछ भी रहता है। कुछ भी, अगर हाँ। सेम टाइम पे डेली इंसुलिन उसका शुगर लो हो रहा है, हम्म। देन समथिंग इज प्रॉब्लमेटिक। ओके। देन समथिंग इज प्रॉब्लमेटिक। लाइक तीन हम्म। चार दिन हो गए कंटिन्यूस 4 बजे लो ही हो रहा है, हाँ। सो समथिंग मिसिंग इन कि हम उसका फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा बढ़ा है 4 दिन से, सो उस अकॉर्डिंग फूड नहीं गया है या उस अकॉर्डिंग हमने इंसुलिन नहीं लगाया। वेरी गुड। ठीक है, तो कोई भी करेक्ट। डिसीजन लो एवरेज पे ही लो। हम्म। बाकी और तो जैसे डेली रूटीन में यूज टू होगा तो ही पता चलेगा, क्वेरीज आएगी। अभी तो जब तक यूज नहीं किया, स्टार्ट नहीं किया, जब तक मतलब यस पता नहीं यस चलेगा इतना। यस। तो डेली प्रैक्टिस स्टार्ट करो। ये सब हाँ। चीजें क्या है, जस्ट एप्लीकेशन, मतलब लर्निंग ले लिया आपने, बट जब तक हम्म। इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ओके तब तो। तक वो हाँ। क्लैरिटी तब नहीं आएगी, तक। तब तक हाँ, वही रिजल्ट कि नहीं तब मिलेगा। तक। हाँ, और तब तक कोई क्वेरी भी फिर पता नहीं चलेगी, जब नहीं पता चलेगी। करते जाएंगे तब कोई ना कोई क्वेरी आएंगी कि नहीं, यस ये क्या यस हो रहा है, ये यस क्या हो रहा यस। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, जब भी क्वेरी है। हाँ। कंफ्यूजन आती है यू कैन कांटेक्ट मी। ठीक है। ओके। ठीक है। हाँ। श्योर। ओके हर्षदीप, आपको कोई क्वेरी कंफ्यूजन? मैम एक आउट ऑफ द टॉपिक डाउट है। हाँ बोलो। जैसे आपने बोला था वो रिजर्वायर हम जो यूज करते हैं वो 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। हाँ, बट मैं कभी कभार 4 से 5 बार भी यूज कर देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं आनी चाहिए क्योंकि उसमें एक्चुअली ऐसा कुछ केमिकल या ऐसा कुछ नहीं है। बट आई फील मैं तो जनरली 2 ही बार यूज करती हूँ, क्योंकि वो जो ओके मैम। फिर वो जो उसका पीछे वाला जो चीज होती है ना, वो ब्लैक कलर का आता है। हाँ 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 हाँ। मे बी वो फ्रिक्शन की वजह से वो प्रॉपर वर्क करे कि या ना करे, आई डोंट नो। अगर हाँ आपने मैम कोई वो। दिक्कत नहीं आती है तो हाँ आप हाँ। कंटिन्यू करो, आई मैम मैं फील 3 टाइम्स फाइन। तो हर बार यूज कर ही देता हूँ, 3 टाइम्स तो। ओके, बट कभी कभार अगर 4 से 5 बार यूज करूँ तो ब्लॉकेज होता है उसमें। मुझे तो वही तभी था मुझे वो क्योंकि वो रिजल्ट। फ्रिक्शन हाँ होता है ना, बार 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 बार। हाँ 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 हाँ। हाँ, सो इट इज नॉट एडवाइजेबल, वो ब्लॉकेज का इशू हो रहा है देन तो एटलीस्ट तीन के बाद मत यूज करो। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके ठीक है। ठीक ओके। है, इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद आपको एक लिंक आएगा। सो आपको ये सेशन कैसा लगा उसके अकॉर्डिंग होगा, तो वहां पे रिव्यू दे देना। ओके। ठीक है। ठीक है, अगर ठीक है, या ऐसा आगे श्योर। कोई भी होगा वर्कशॉप तो मैं आपको मैसेज से बताऊंगी, समझ। या आप भी बता सकते हो कि किस पे आपको वर्कशॉप चाहिए। मुझे पर्सनल मीटिंग करनी थी आपसे, फेस टू फेस। ओके मुझे और ये टॉपिक के अलावा भी मुझे काफी सारे डाउट है। ओके। तो आप नेहा आपके पास ठक्कर को है जानते मेरा हो ना? नंबर? अ, हाँ, नेहा ठक्कर आप जानते हो ना? हाँ हाँ हाँ। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि ओके आप एक बार मिल के आना, तो मैं आपको कॉल करके फिर अपॉइंटमेंट लेके फिर आती हूँ। ठीक है ठीक है, मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर उसमें डाल दिया है, चैट में डाल दिया है। और टाइप ओके। 1 डायबिटीज का ग्रुप भी है, मैं आपको उसमें ऐड ओके। कर देती हूँ ताकि हम एक दूसरे ठीक है। से लर्निंग कर सकें। ठीक है। श्योर। ठीक है। ओके या। या टेक केयर, बाय थैंक बाय। या, थैंक बाय। यू।